वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जो है एनवायरनमेंट का हम पार्ट 3 कवर करने जा रहे हैं। इसमें जो आप आज देखेंगे वो है एटमॉस्फेयर, एटम्स स्फीयर, जिसकी थोड़ी चर्चा हम लोग पहले किए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो आपके आई बटन में रहेगा, उसको देख लीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो इसमें पार्ट 1 पार्ट 2 के वीडियो हैं, उनको ज़रूर देखिए पहले। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और मैं सर डॉक्टर प्रकाश। तो हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पढ़ रहे थे। इसमें इन्वायरमेंट को हमने दो भागों में बांटा था, मैक्रो और माइक्रो। तो माइक्रो को हमने जो है कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल में रखा। मैक्रो इन्वायरमेंट जो है उसमें तीन अलग अलग वर्गीकरण हैं। पहला है फिजिकल, दूसरा है बायोलॉजिकल और तीसरा है एनर्जी कंपोनेंट के बारे में। एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाला है कि सर केमिकल कंपोनेंट के को आपने नहीं रखा। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस क्लासिफिकेशन में, जब आप बायोलॉजिकल सेगमेंट को देखेंगे तो उसमें ये केमिकल सेगमेंट आता है। यहाँ पे मैंने इसको रखा है। फिजिकल जो कंपोनेंट है उसमें एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर फिर दो पार्ट में बटा है, क्रायोस्फीयर और जियोस्फीयर। आज फिजिकल में हम एटमॉस्फेयर को कवर कर रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कई डिफरेंट लेयर हैं और इसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टाइम स्लॉट चाहिए था, तो इसलिए केवल एटमॉस्फेयर को रखा है मैंने। तो चलिए बिना समय गंवाए इसको डिस्कस करते हैं। आज का जो कंटेंट है एटमॉस्फेयर को लेके, वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटमॉस्फेयर, कंपोजिशन, स्टेबिलिटी, क्लासिफिकेशन और सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर भी है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही प्रॉमिस किया था पहले ही वीडियो में कि आपको सारा कुछ यहाँ पर मिलेगा, पूरा इकोलॉजी का कंटेंट आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा। तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग इसको बनाते चलिएगा। जैसी आपको ज़रूरत होगी आपके लिए सारा कंटेंट मैं यहाँ पर रख दिया हूँ। इसको मैं वीडियो बनाकर भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पर दिक्कत ये है कि वो बहुत ज़्यादा जीबी का हो जाता है और ज़्यादा इम्फेसिव नहीं होता, क्योंकि वीडियोस बनाने के बाद से बच्चों को डिमांड होती है कि उनको नोट्स भी मिले। तो यू शुड हैव टू गो थ्रू दिस प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसीलिए मैं ऐसे इस तरह से वीडियो बनाता हूँ। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसका जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है वो ग्रेजुअल डिक्रीज इन प्रेशर कंडीशन। जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में लोअर से हायर एल्टीट्यूड की तरफ मूव करेंगे, प्रेशर में बदलाव देखने को हमको मिलेगा। डेंसिटी डिक्रीज करता है लोअर से हायर एल्टीट्यूड। टेम्परेचर में बदलाव देखने को मिलता है। और बहुत सारे एटमॉस्फेयर के गैसियस कंपोजिशन जो है वो 16 किलोमीटर के अंदर ही है, मींस ट्रोपोस्फियर में ही है। ये बेसिक है, बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसी पर सब कुछ डिपेंडेंट है, इसी पर सब निर्भर करता है। इसी इतने ही जो ये 4 पॉइंट के कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें सब आ जाता है। आप कोई भी पॉइंट एटमॉस्फेयर का इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए 4 कैरेक्टरिस्टिक को मैंने यहाँ पे जनरल रखा। पहला, ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ प्रेशर कंडीशन। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़े होंगे ना, कहीं तो पढ़े होंगे इंटर हाई स्कूल में। तो उसमें क्या है कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर अगर हम वायुमंडल में बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। भाई हाई प्रेशर एरिया है पोल, तापमान कम है। लो प्रेशर एरिया है इक्वेटर, तापमान ज़्यादा है। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपार्ट होने शुरू हो जाएंगे,
दूर दूर हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा क्यों होगा? थर्मोडायनेमिक्स के कारण होगा। थर्मोडायनेमिक्स में कहाँ होगा? जब वो डेल्टा जी की बात करता है, जब वो रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल की बात करता है, एंट्रोपी की बात करता है। थर्मोडायनेमिक्स में मैंने समझाया था। तो अब ये रैंडमनेस के कारण पार्टिकल्स दूर होने लगेंगे। इसीलिए सांस तो आप हमेशा लेते हैं, ठंडी हो या गर्मी, पर ठंड में ही आपको भाप के रूप में सांस आपकी दिखती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड आपको क्यों दिख रहा है? क्योंकि उस समय प्रेशर हाई है। प्रेशर हाई होने पर टेम्परेचर लो हो जाता है। यही चीज़ डेंसिटी पर भी काम करती है। यही चीज़ टेम्परेचर पे भी इम्पैक्ट डालती है। जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फियर में वायु ऊपर बढ़ेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे एटमॉस्फेरिक गैसियस कंपोजिशन की बात एटमॉस्फेयर में जो होती है वो 16 किलोमीटर के अंदर ही होती है ओवरऑल देखा जाए तो। अब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। देखिए, एटमॉस्फेयर को हमने पहले वीडियो में डिफाइन किया था, आगे आपको रिकॉल हम करा देंगे कि वो क्या है, क्या चीज़ें हैं, पर कुछ मुख्य चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी। कंपोजिशन में नाइट्रोजन कितना परसेंट एग्जैक्ट है, यहाँ जो कंसंट्रेशन लिखा है वो एग्जैक्ट अमाउंट लिखा है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो नोट्स है ये आपको गूगल पर जब जाएंगे तो आपको बहुत सारा नासा का साइट मिलेगा, और आपको इन्वायरमेंटल साइंस में एक किताब होगी क्रिस्पार्क, अगर आपके पास है तो क्रिस्पार्क का इसमें आपको मटेरियल मिलेगा। और मैंने मैटर लिया है गिलबर्ट से, ठीक है। तो ये 2 बुक हैं, और PS सिंधु इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। ये 3 महत्वपूर्ण बुकें हैं जिससे मैं इसका ये प्रिपेयर किया हूँ। तो आपको सारे मैटर यहाँ मिल रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो नाइट्रोजन हमारे पास कितना 78.084% एग्जैक्ट मात्रा है। पार्ट्स पर मिलियन में भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप देख रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वाटर वेपर, वायुमंडल में वाटर वेपर 0.1 से 5% है, और 1000 से 50,000 ppm तक है। वाटर वेपर को अलग से ऐड करने का कई कारण हैं। वाटर वेपर को अलग से ऐड करने के कई रीजंस होते हैं, क्योंकि वाटर वेपर भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक कंपोनेंटर है जो कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर वेपर। और वाटर वेपर का जो है कंपोजिशन वायुमंडल में वो बनता है आपका, जो सन के इन्फ्लुएंस में लाइट ओशन में पड़ती है और जो पानी इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ जाता है। तो ये जो वाटर साइकिल है हाइड्रोलॉजिकल, ये भी जो है वाटर को वहाँ पे पहुँचाती है। और जो मुख्य पॉइंट है कि लोअर एटमॉस्फेयर में जो कंसंट्रेशन है वो नियरली कांस्टेंट होता है गैसेस का, बट वाटर वेपर जो है वो वेरिएबल करता रहता है। यही अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो है ये अफेक्ट करता है क्लाइमेट को और वेदर पैटर्न जो है उस इलाके का। इसीलिए वाटर वेपर को हम लोगों ने अलग एक उसमें महत्व दिया है। इसके बाद से एटमॉस्फेयर में एरोसॉल्स भी आते हैं। एरोसॉल्स अमूमन साल्ट स्प्रे या डस्ट, पॉलन मॉल्स होते हैं, और स्पोर्स होते हैं, स्मोक्स होते हैं, सैंड स्टोन्स और डस्ट जो वॉल्केनो एल्कनो से निकलते हैं। इट शुड बी अबाउट 10 टू द पावर समथिंग 5 ppc पार्ट्स पर सेंटीमीटर ऑफ द एयर। ना, ये हमारा एक एटमॉस्फेयर का एक छोटा सा फोटो है। आप ग्राउंड बेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा को देख रहे होंगे। इसमें सैटेलाइट के लिए रडार, लिंडार, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करने के लिए
देखिए, पहले हमको एटमॉस्फेयर की जानकारी वेदर बैलून वैलून से मिलती थी। धीरे धीरे जब रिमोट सेंसिंग इन्वॉल्व हुआ एनवायरमेंटल साइंस में ना, तो आयाम थोड़े से और बड़े और डिफाइंड होने लगे। अभी भी एटमॉस्फेयर को, चूँकि एटमॉस्फेयर एक हेट्रोजीनस कंपोजिशन नहीं है, वो वेरिएबल्स हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे वेरी करता रहता है। जो आपका इसका जो हाइट है, जो इसका आपका किलोमीटर में डिस्टेंस बताते हैं, ये एज पर इक्वेटर से पोल घटता और बढ़ता रहता है। अभी आप आगे देखेंगे तो ये देख रहे हैं आप इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट स्टेशन, ये थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के बीच में आयनोस्फीयर के पास है। एक्सोस्फीयर के पास ऊपर जो है जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस सैटेलाइट्स रहती हैं। स्ट्रेटोस्फीयर और देख रहे हैं, इसमें एक पतली सी लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर के ठीक ऊपर, और मीजोस्फीयर के ये क्लाउड की है। स्ट्रेटोस्फीयर के में आप देख रहे होंगे एक पोर्शन है वो क्लाउड का, ये जो आप पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड यहाँ देख रहे हैं, ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड वो पोल्यूटेंट के क्लाउड हैं जो कि कोरियोलिस फोर्स के कारण जो है वहाँ पहुँच जाते हैं। ओजोन डिप्लीशन का वीडियो आई बटन में रहेगा, देख लीजिएगा। ट्रोपोस्फियर में सारे जहाज, वेदर बैलून, ये जो बैलून वैलून जाता है, ये सब उड़ते हैं। जो लंबी दूरी के जहाज होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, जैसे एमिरेट्स एयरलाइंस है, यूनाइटेड स्टेट एयरलाइंस है, ब्रिटिश एयरवेज है, ये सब स्ट्रेटोस्फियर में उड़ते हैं, ऊंचाई पे उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फियर में, पर ओजोन लेयर के नीचे उड़ते हैं। बहुत जगहों पर ओजोनोस्फियर कहा जाता है, पर इसको जो है जस्टिफाई नहीं किया गया है। इट इज़ लेयर, ये एक लेयर है, ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर है, ओजोन स्फीयर नहीं है। और ये बहुत पतली है, जो स्ट्रेटोस्फियर में देखने को आपको मिलेगी। ये आयनोस्फीयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप देख रहे होंगे साइड में, डी ई एफ, F2, ई स्पोरेडिक रीजन, जी रीजन जो देख रहे हैं, ये आपका जो है आयन डेंसिटी का वर्टिकल व्यू देख रहे हैं आप। अभी हम इसको आगे और इलेबोरेट करते हैं। ये आपका एक्सोस्फीयर, एक्चुअली में एक्सोस्फीयर कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं नहीं एग्जिस्ट करता है। ये जो आप एक्सोस्फीयर देख रहे हैं, थर्मोस्फीयर के बाद से शुरू हो जाता है आपका मैग्नेटोस्फीयर। थर्मोपॉज जहाँ होता है उसके ठीक ऊपर मैग्नेटोस्फीयर होता है, और मैग्नेटोस्फीयर जहाँ खत्म होता है मैग्नेटोपॉज, आप देख रहे हो उसमें मैग्नेटोपॉज लिखा हुआ है। इसके बाद से शुरू हो जाता है सेलेस्टियल स्फीयर। सेलेस्टियल स्फीयर कोरोनल स्फीयर, सन के कोरोना के स्फीयर के तक जाता है, इसमें चंदा मामा सब आ जाते हैं। इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल स्पेस। अब यहाँ से वैक्यूम स्पेस शुरू हो जाता है। जो आपका मैग्नेटोस्फीयर है, परपेंडिकुलरी टू द अर्थ देखेंगे अगर, या हॉरिजॉन्टल देखेंगे, तो जो मैग्नेटोस्फीयर हॉरिजॉन्टली एग्जिस्ट करता है, तो ये हॉरिजॉन्टल डेप्थ जो इसकी बनती है, ये वैन एलियन रेडिएशन बेल्ट कहलाता है ये चीज़ मैग्नेटोस्फीयर का। और मैग्नेटोस्फीयर जहाँ तक है उस पॉइंट को मैग्नेटोपॉज कहते हैं, और इसके बाद से सेलेस्टियल स्फीयर शुरू हो जाता है। मतलब कि एक्सोस्फीयर जो टर्म है ना, वो एक टर्म है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सोस्फीयर इज टर्म, नॉट एनी स्फीयर डिफाइंड। वो दो लेयर के जो है कंपैरेटिव बनाया गया है। कौन कौन से दो लेयर हैं? पहला लेयर है आपका मैग्नेटोस्फीयर, फिर मैग्नेटोस्फीयर कहाँ तक है? मैग्नेटोपॉज तक है। फिर मैग्नेटोपॉज से आगे जब आप बढ़ेंगे, जैसे ही ऊपर बढ़ेंगे मैग्नेटोपॉज से, तो वो शुरू हो जाता है आपका सेलेस्टियल स्फीयर। ठीक है, वो इसके सेकंड वाले, इसके पहले के वीडियो में मैंने डिफाइन किया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जो, वो बहुत जर्नल सिंपल, पर ये जो आप किलोमीटर्स देख रहे हैं, आपको कई किताबों में कई जगह से कहीं मिलेगा, पर भाई साहब ये ऑथेंटिक है, ये नासा का है और नासा की साइट से लिया गया है, इसलिए आई एम हाईली कॉन्फिडेंस दैट दिस इज़ सही, इट इज़ ओके, एग्जैक्ट है ये। बाकी देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता दूँ, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशंस फीड की जाती हैं।
तो यदि आप कोई जो है जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम दे रहे हों हैं और जनरल नॉलेज की किताब पढ़ रहे हों किसी भी तैयारी के लिए, तो उसमें आप देखिएगा कि कौन सा किलोमीटर कहाँ लिखा है, और इसको देखिए आप, तो आपको लगेगा कि जनरल नॉलेज की किताब गलत है। पर एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ 14.5 किलोमीटर लिखा, कहीं पे 15 किलोमीटर है, कहीं 15 किलोमीटर जीके में लिखा है। अब कोई एग्जामिनर उसी 15 किलोमीटर उठा के आंसर की में दे दिया तो आप 14.5 ढूंढेंगे, समझ रहे हैं? तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो है कंडीशन बनती है, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है उसका कोई लिमिट नहीं है। इसीलिए अब इन्वायरमेंट को जीके में इंक्लूड किया गया है कि हमें कोई चीज़ और भी मिले जो डीप में जाए। तो ट्रोपोस्फियर का जो है 8 किलोमीटर से 14.5, व्हाट इज़ 8 एंड व्हाट इज़ 14.5? जब हम इसका आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। अब देखिए, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर ट्रोपोस्फियर की हाइट 8 किलोमीटर और यहाँ पर 14.5 है। बहुत लोग यहाँ पे 15 बताते हैं, ठीक है, 12 बताते हैं, बट इट इज़ 14.5 एग्जैक्ट। ये जो 14.5 देख रहे हैं आप, ये वैल्यू, ये इसकी और 12.5 का ये पूरा एवरेज वैल्यू निकाला गया है। समथिंग इट इज़ 8.5। तो एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे रखी जाती है। तो ये एल्टीट्यूड पर किलो माने पूरा है 8 किलोमीटर से 14.5 किलोमीटर, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में भी कई जोन अभी आपको पढ़ने हैं। ट्रोपोस्फियर भी कई पार्ट में डिवाइडेड है। फिर स्ट्रेटोस्फियर 14.5 से शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा, 14.6 से नहीं शुरू होगा, 14.5 से ही शुरू होगा, और ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। मीजोस्फियर 50 से 85 किलोमीटर तक एक्सटेंडेड है। आइनोस्फियर 48 से 965 किलोमीटर। कई सारी किताबों में ये 1000 दिया ही है, कई सारे, पर चूँकि ये मैं नासा का ये है इसलिए जो है आपको एग्जैक्ट डेटा मिल रहा है। थर्मोस्फियर में 85 से 600, मैग्नेटोस्फियर में 6 जो है आपका 600 से शुरू हो रहा है 10,000 किलोमीटर, और सेलेस्टियल स्फीयर शुरू होगा 10,000 टू कोरोनल स्फीयर तक। अब आइए हम एटमॉस्फेयर को, जो आपको मैंने बताया था, उसको हम रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। ये थिक एनवेलप एटमॉस्फेयर हमारा बनना शुरू हुआ 3.5 इंटू 10⁹ ईयर से, और बनकर कंप्लीट हो गया 2 इंटू 10⁹ ईयर तक। कैसे मान लें कि बन के कंप्लीट हो गया? भाई अगर चावल होता है ना, तो चावल कैसे मानते हैं पक गया? तो एक कोई चावल उठा के टेस्ट कर लिया, रैंडम सैम्पलिंग किया, ठीक है, तो अगर वो गल गया है तो चावल सब पक गया। तो कैसे हम इसको माने? कैसे, हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट आवर एटमॉस्फेयर इज फुल्ली मैच्योर्ड और इन अ स्टेबलाइज्ड कंडीशन और इट इज़ रेडी टू सर्वाइवलिटी ऑफ लाइफ एंड ह्यूमन बीइंग एंड अदर स्पीसीज? तो उसके लिए एक पैरामीटर है, पैरामीटर दिया गया, वो है ऑक्सीजन। जिस समय हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन आया वो समय था 2 इंटू 10⁹ ईयर, ठीक है। तो अब यहीं से मान लिया गया कि हमारा वायुमंडल बनके तैयार हो गया। पूरे वायुमंडल का जो वेट है वो 5.6 इंटू 10⁻14 मेट्रिक टन है। एटमॉस्फेरिक डेंसिटी वो 0.0013 ग्राम पर मीटर क्यूब है। ये थोड़ा सा डिक्रीज और इंक्रीज करती है विथ एल्टीट्यूड। देखिए, ये जो हमारा वायुमंडल का स्ट्रक्चर है ना, ये एल्टीट्यूडनल वेरिएशन बहुत मायने रखता है। इसमें एल्टीट्यूडनल वेरिएशन बहुत मायने रखता है। अभी आप इसमें एक चीज़ बहुत मज़ेदार आप देखेंगे। जो क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर था वो था कि होमोस्फीयर और हेट्रोस्फीयर था ना। अब होमोस्फीयर को 3 भाग में बांटा था मैंने, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर। हेट्रोस्फीयर को 2 भाग में बांटा है, थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर एग्जिस्ट नहीं करता, ये ध्यान लीजिएगा। थर्मोस्फीयर के ठीक ऊपर मैग्नेटोस्फीयर है और सेलेस्टियल स्फीयर है। थर्मोस्फीयर के ठीक ऊपर मैग्नेटोस्फीयर और उसके ऊपर मैग्नेटोपॉज और फिर सेलेस्टियल स्फीयर आ जाता है।
होमोस्फीयर को आपने देखा, ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोपॉज, मीजोस्फीयर, मीजोपॉज। मीजोस्फीयर में ही आयन होराइजन शुरू हो जाता है। आयन होराइजन DEFG 4 लेयर में बटा है, F 2 पार्ट में बटा है, F1 और F2। अभी आप देखेंगे इसको भी कहानी, ये मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपके मेमोरी में इसको फिर से रिकॉल हो जाए। फिर हेट्रोस्फीयर को आप देखेंगे मैंने बांटा था थर्मोस्फीयर और थर्मोपॉज में। एक्सोस्फीयर को 2 भाग में, मैग्नेटोस्फीयर, सेलेस्टियल स्फीयर। मैग्नेटोस्फीयर के ऊपर की लाइन मैग्नेटोपॉज। ये नहीं है कहीं भी, ये कहीं नहीं है। एक्सोस्फीयर कहीं नहीं है, ये टर्म है, ये ध्यान रखिएगा। एक्सोस्फीयर इज ए टर्म, क्योंकि थर्मोपॉज के बाद से हम सब मानते थे वो सब एक्सो है, एक्सोस्फीयर। इसी में आपका जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट वोटेलाइट रहती हैं। जो बच्चे MSc इन्वायरमेंटल साइंस के हैं और IRS इसरो की क्लास कर रहे हैं वो जान रहे होंगे इसको, KNIPSS सुल्तानपुर के। अब ये जो सेलेस्टियल स्फीयर है हमारा, ये शुरू हो जाएगा आपका 10,000 किलोमीटर से अबव। कहाँ तक जाएगा? कोरोनल स्फीयर तक। सन के आउटर जो स्पार्किंग है, जो चमक है, जो कोरोना है, वो कोरोना आपको दिखता है सूर्य ग्रहण में। जो कोरोनल स्फीयर है वहाँ तक जाता है सेलेस्टियल स्फीयर। इसमें चंद्रमा भी आ जाता है, और अर्थ से जो चांद का जो गिम्बरलिंग पाथवे है ये भी आता है आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो इसको सेलेस्टियल स्फीयर के रूप में हम देखते हैं। अब एक एटमॉस्फेयर को पढ़ने से पहले आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम एटमॉस्फेयर के कई चीज़ों को कवर कर रहे हैं। इसका एक बड़ा सा वीडियो अलग भी बना दूंगा मैं। ये KNI में मैं जहाँ पढ़ाता हूँ, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज में, तो शाम का समय था, और शाम के समय में एक उधर से हमें ये धुंध दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी। ये दिस इज ड्यू टू इन्वर्जन, दिस इज ड्यू टू इन्वर्जन। खेतों में अक्सर आप गाड़ी से जाएं या बसों से जाएं या ट्रेन से जाएं तो देखते होंगे गर्मी के दिनों में या ठंडी के दिनों में कहीं कोई जो है अंगीठी या कोई कुछ जल रहा है तो वो ऐसे लेयर के रूप में जाता है। ये इन्वर्जन कहलाता है। ये इन्वर्जन की प्रक्रिया, ये जो इन्वर्जन की प्रक्रिया है ये कई रूप से होती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? यही एटमॉस्फेयर को यहीं से शुरुआत, इसको कहते हैं ना बेसिक्स को शुरू करना, तो ये चीज़ आपका आता है स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर मतलब कि एटमॉस्फेयर को हम स्टेबल कब कहें? जब ये जो आपका प्लूम है, इसको आप प्लूम मानिए, ये प्लूम है, ये प्लूम कांस्टेंट चले, हेट्रोजीनस चले, तो एटमॉस्फेयर स्टेबल हो जाता है। यही प्लूम अगर डिस्पर्स हो जाए तो एटमॉस्फेयर जो है वो अनस्टेबल कहलाता है। ठीक है, अब ये प्लूम बनता कैसे? लैप्स रेट के कारण। लैप्स रेट क्या है? जैसे जैसे हम इसी में आप देखिए, जैसे जैसे हम इस ग्राउंड से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे टेम्परेचर में चेंज आता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इज नोन एज लैप्स रेट। और यही लैप्स रेट के कारण जो है इस तरह के प्लूम बिहेवियर्स को हम देखते हैं। जो हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर का लैप्स रेट देख रहे हैं, इसको हम एडियाबेटिक लैप्स रेट कहते हैं, क्योंकि जो मैंने आपको अभी डेफिनेशन दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड इज नोन एज इन्वायरमेंटल लैप्स रेट और एडियाबेटिक लैप्स रेट या एब्सोल्यूट लैप्स रेट। तो ये लैप्स रेट जो होता है ये 2 बार में होता है। अगर वायुमंडल ड्राई है, शुष्क है मतलब उसमें वाटर वेपर कम है, तो वो हम ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट कहेंगे। और अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, वाटर, तो वेट एडियाबेटिक लैप्स रेट होगा। ठीक है, जब ड्राई होगा तो प्लूम जो होगा वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के रेंज पे टेम्परेचर में चेंज होगा। जब वेट होगा तो प्लूम का जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो 3 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर में वेरिएशन होगा।
अब जो आपका एडियाबेटिक लैप्सरेट ड्राई और वेट है, ड्राई और वेट एडियाबेटिक लैप्सरेट है, इसको हम अगर एम्बियंट के रूप में देखें, इन्वायरमेंट के साथ देखें, तो इन्वायरमेंटल लैप्सरेट होता क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एम्बियंट एयर विथ चेंज इन एल्टीट्यूड। मतलब क्या मतलब, समझे कुछ बच्चा? एक तो यहाँ से हाइट, जैसे हाइट बढ़ा तो यहाँ के टेम्परेचर में चेंज, यहाँ के ऊपर के टेम्परेचर में चेंज विथ रिफरेंस टू एल्टीट्यूड। क्या होगा? नेचुरल टेम्परेचर, नेचर के जो नेचर का एग्जिस्टिंग टेम्परेचर है उसमें कोई बदलाव आता है तो वो इन्वायरमेंटल लैप्स रेट कहलाता है। अब इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से हमको क्या क्या जानकारी मिलती है? जब एडियाबेटिक या एक्चुअल, देखिए एक्चुअल एडियाबेटिक लैप्स रेट और इन्वायरमेंटल लैप्स रेट की कहानी है। एडियाबेटिक लैप्स रेट जब ज़्यादा होगा इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से तो एटमॉस्फेयर सेट टू बी स्टेबल, मतलब कि दिस कंडीशन, ये कंडीशन जो है वो है कि इन्वायरमेंटल लैप्स रेट क्या हो रहा है, एडियाबेटिक लैप्स रेट ज़्यादा है इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से, एटमॉस्फेयर स्टेबल है। अब अगर लेस हो गया तो एटमॉस्फेयर अनस्टेबल है, अनस्टेबल पे हमको वो धुंध नहीं दिखेगी। और अगर एक्चुअल एडियाबेटिक लैप्स रेट इन्वायरमेंटल लैप्स रेट से बराबर है तो उसको हम न्यूट्रल कहेंगे, कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसका इस्तेमाल पोल्यूटेंट को डिस्चार्ज करने के लिए एयर में किया जाता है। इन केस ऑफ न्यूट्रल और इन केस ऑफ स्टेबल, ये ध्यान रखिएगा, कहीं भी अगर आप एयर मॉनिटरिंग पढ़ रहे हैं, इस केस में और इस केस में पोल्यूटेंट को डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए, इस केस में करना चाहिए, तभी वो डिस्पर्स हो जाता है। खैर, अब आइए कहानी ट्रोपोस्फियर पे। ये तो थोड़ी सी, इसका एक बड़ा वीडियो भी बनेगा जब जियो साइंस पढ़ाएंगे। ट्रोपोस्फियर जो टर्म है वो ट्रेसन डी बोर्ट ने दिया था, जिसका मतलब होता है रीजन ऑफ मिक्सिंग कहा जाता है। ये ग्रीक वर्ड है, ट्रोपोस से लिया गया, जिसका मतलब है टर्बुलेंस। अब आप देखिए, हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे आपका ऋग्वेद ट्रांसलेट हो गया ग्रीक भाषा में, वैसे ही पूरी दुनिया जानकार हो गई, वैसे ही पूरी दुनिया जानकार हो गई। अब टोटल गैस, मैंने पहले बताया था, मैंने क्या बताया था कि एटमॉस्फियर में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों मिलेगा, बताया था ना। जो फिजिकल जो आपका डिवीजन है, उस फिजिकल डिवीजन में मैंने आपको बताया था ना कि क्या होगा, एटमॉस्फियर जो है लिथोस्फियर और हाइड्रोस्फियर, ये जो डिवीजन है किस आधार पे है, ये स्टेट ऑफ मैटर के आधार पे है। तो यहाँ भी आपको स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिल रहा है। तो टोटल गैस जो है वो 75%, 99% टोटल मास जो है आपका वाटर और एरोसॉल है। देख रहे हैं? अब इसमें देखिए, ट्रोपोस्फियर जो एक्सटेंट हो रहा है 14.5 किलोमीटर तक। अब अगर इसको हम जियोग्राफी की भाषा में देखें तो ट्रोपोस्फियर अप टू 15 किलोमीटर होगा। एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर इज अप टू 15 किलोमीटर। पर ये जो कि नासा का है, और नासा ने नापा है इसको कि 8 किलोमीटर पोल तक ग्राउंड सरफेस से, और 14.5 किलोमीटर इक्वेटर पे। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी की चीज़ आपको मैं दिखा रहा हूँ।
वो आपको भी देखने को मिलेगी एक ये चीज़। आप देख रहे हैं ट्रोपोस्फियर में जो टर्बुलेंस है वो वेरी करता है इक्वेटर से पोल की तरफ चलने पे, और वो वेरी करता है समर और विंटर सीजन में। समर और विंटर सीजन में वो वेरी करता है। टेम्परेचर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है आपका किलोमीटर होता है, पर किलोमीटर होता है। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर तो हुआ। अब ट्रोपोपॉज जो है इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि ट्रोपोपॉज 21 मई को नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा होता है। ट्रोपोपॉज 21 मई को नॉर्थ हेमिस्फीयर में सबसे ज़्यादा होता है, और उसकी हाइट कितनी होती है? उसकी हाइट होती है 18 किलोमीटर। देख रहे हैं, 18 किलोमीटर तक उसकी हाइट होती है। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू इंसोलेशन, ड्यू टू इंसोलेशन ऑफ सोलर रेडिएशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। अब ट्रोपोस्फियर में 3 अलग अलग जो है लेयर्स होती हैं। पहला है फ्रिक्शन लेयर, और ये तीनों लेयर जो होती हैं ये 10.5 किलोमीटर के अंदर ही होती हैं। कहाँ से? कहाँ से 10.5? सरफेस से। फ्रिक्शन लेयर होता है 1 किलोमीटर ऊपर, और ये कंट्रोल करता है, जो इसको कंट्रोल मैकेनिज्म होता है जिसको कंट्रोल करता है वो है आपका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब लैंड का ऊपर नीचे होना, मतलब पहाड़ी, तराई, प्लेन, प्लेटू, ये सारी कहानी जो ऊंच नीच होता है उसमें भूभाग में, उसके कारण होता है। और ये 1 किलोमीटर तक फ्रिक्शन लेयर माना जाता है। फिर सरफेस बाउंड्री लेयर आती है। सरफेस बाउंड्री लेयर जो है वो एक्सटेंड होती है कुछ मीटर तक फ्रॉम ग्राउंड सरफेस। फ्यू मीटर का जब हम बात करें तो इट इज़ मतलब कि 1 मीटर, एक्सटेंडेड अप टू 1 मीटर ओनली। और लेमिनार लेयर, लेमिनार मतलब क्या होता है? एकदम स्मूथ, एकदम स्मूथ लेयर, एकदम सरफेस से सट के बहे, वो फ्यू मिलीमीटर होगी, फ्यू मिलीमीटर होगी क्रस्ट से, एकदम सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे हवा बह रही हो, फ्यू मिलीमीटर, तो उसको लेमिनार लेयर कहते हैं। ट्रोपोपॉज 15 किलोमीटर तक के एरिया में होता है, इसकी हाइट है। इसको सर नेपर शॉ ने पहली बार खोजा था और वर्ड का इस्तेमाल किया। पॉज भी एक ग्रीक वर्ड है। ट्रोपोपॉज भी वेरिएट करता है एज पर जो इसका सीज़न है, सीजनल वेरिएशन है। सीजनल वेरिएशन के कारण ये वेरीज करता है। अब स्ट्रेटोस्फियर की बात करें। स्ट्रेटोस्फियर 50 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक है, और स्ट्रेटोस्फियर का जो उसमें ये भी पोल से पे कम होता है और इक्वेटर पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। स्ट्रेटोस्फियर में देखने वाली जो महत्वपूर्ण बात है वो है ओजोन लेयर। लंबी दूरी की जहाज़ें, कौन जहाज़? हवाई जहाज़। लंबी दूरी की जहाज़ स्ट्रेटोस्फियर में ट्रेवल करती हैं, क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में
इन्वायरमेंटल जियोग्राफी में पढ़ाया जाता है। 2 जेट स्ट्रीम बहती है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए तो मैं बताऊँ। ये आपका स्ट्रेटोस्फियर है, इसमें ऊपर एक ओजोन लेयर है, ठीक है। इसमें एक जेट स्ट्रीम बहती है, एक इधर से इधर बहती है और एक इधर से इधर बहती है, और अर्थ हमारी वेस्ट से ईस्ट घूम रही है। तो जो अर्थ हमारी वेस्ट से ईस्ट घूम रही है, ठीक है। अब जो हमको इधर से इधर जाना होगा, तो जो पायलट्स होते हैं वो इस स्ट्रीम का प्रयोग करते हैं, और इधर से इधर जाने वाले इस स्ट्रीम का प्रयोग करते हैं। इसीलिए जब आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ का रिजर्वेशन कराएंगे तो एयर फेयर ज़्यादा लगता है, जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ कराएंगे तो एयर फेयर कम लगेगा, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट आते समय हवाई जहाज़ ज़्यादा तेल खाती है, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण के नियमों का उल्लंघन करते हुए चलती है, प्लस वो ग्रेविटी के उस नियम का उल्लंघन कर रही है जिसमें अर्थ के रोटेशन को शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, इसीलिए एयरफेयर्स जो हैं वो वेरीज करते हैं। अब कुछ शब्द ओजोन के बारे में, ओजोन का एक वीडियो आई बटन में रहेगा, उसको आप देख लीजिएगा। 3 मिलीमीटर इसकी थिकनेस है, 20 से 26 किलोमीटर के बीच में ये पाई जाती है। इसका कंसंट्रेशन 1 से 6 ppm होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में साइरस क्लाउड भी पाया जाता है, जिनको मदर ऑफ क्या कहते हैं, पर्ल क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, साइरस क्लाउड को मदर ऑफ पर्ल क्लाउड कहते हैं। ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, क्वेश्चन आ चुका है। अब ये जो आपका मदर ऑफ पर्ल क्लाउड है, ये रात के समय में शाइन करता है, रात के समय में बहुत ज़्यादा शाइन करता है। ये बेसिकली आपको 30 डिग्री दोनों तरफ देखने को मिलेगा, इक्वेटर पे भी आपको ये अवेलेबल होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में टर्बुलेंस नहीं होती है ज़्यादा, कोई भी टर्बुलेंस ज़्यादा नहीं होती है, बस यही 2 जेट स्ट्रीम जो नीचे बहती हैं वो आपको मिल जाएंगी। और ये ही एक इसका डीमेरिट भी है, क्योंकि टर्बुलेंस ना होने के कारण, एटमॉस्फेयर स्टेबल होने के कारण कई सारे पोल्यूटेंट जाके वहाँ परसिस्ट करते हैं जो कि डिसोसिएट नहीं होते हैं, और ये डिसोसिएशन ना होना, टेम्परेचर का कम होना कारण बन जाता है ओजोन लेयर के डिप्लीशन का। वाइटल कंपोनेंट्स की जानकारी हमको एनवायरनमेंट में मिलती है, एक से एक पन्ना, एक इतिहास है। फिर स्ट्रेटोस्फीयर का जो आउटर मोस्ट होता है वो स्ट्रेटोपॉज में आएगा। पॉज में उसका टेम्परेचर अबाउट 0 होने लगता है, 0 हो जाता है। ये ट्रांजिशन जोन है बिटवीन स्ट्रेटोस्फीयर एंड मीजोस्फीयर। बेसिकली पॉज एक हाइपोथेटिकल लेयर्स के रूप में आते हैं, पर होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एक्सोस्फीयर की तरह नहीं है कि एग्जिस्ट ही ना करे। एक्सोस्फीयर कहीं भी वायुमंडल में एग्जिस्ट नहीं करता। एक्सोस्फीयर एक टर्म दिया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर आइए मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर 50 से 85 किलोमीटर अब है, 80 किलोमीटर तक उसका एक्सटेंशन सी लेवल तक भी देखा गया है कहीं कहीं पे। ये जो है यहाँ पर क्लाउड पाए जाते हैं, इनको क्लाउड को हम नॉक्टिलूसेंट क्लाउड कहते हैं, ल्यूमिनस नाइट क्लाउड कहलाए जाते हैं। बहुत जगहों पे लोग बताए हैं कि क्लाउड जो हैं वो ट्रोपोस्फियर में ही होते हैं, पर ये क्लाउड्स इन इलाकों में भी एग्जिस्ट करते हैं। ये शाइन करते हैं, नाइट क्लाउड होते हैं, नाइट में चमकते हैं आसमान में सन के, मून के लाइट पड़ने पर। मीजोपॉज एक ट्रांजिशन जोन है, ये कोल्डेस्ट जोन है पूरे वायुमंडल में। होमोस्फीयर की बात कर रहे हैं अभी हम। यहाँ पे टेम्परेचर -100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है।
अब आयनोस्फीयर की बात करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फोकस करिएगा। अभी तक तो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हम लोग देख रहे थे। आयनोस्फीयर में जो 4 होराइजन है DEFG, इन 4 होराइजन में F 2 पार्ट में बटा है, F1 और F2। आयनोस्फीयर 48 से 965 किलोमीटर अबव तक है, एग्जिस्ट करता है। ये कुछ पोर्शन इसका आपका थर्मोस्फीयर में भी जाता है, थर्मोस्फीयर में भी जाता है, जहाँ इसमें आयनोस्फीयर में हाईली आयनाइज्ड रेडिएशंस रहती हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है। ये सन के इन्फ्लुएंस में काम करता है, ये सन के इन्फ्लुएंस में काम करता है। जैसे सनलाइट कम होगी, आयंस कलेक्टिवली जुड़ने शुरू हो जाएंगे। सनलाइट माने दिन उगा, आयंस डिसोसिएट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह पे ये फंक्शन करता है। इसमें जो डी होराइजन है, अब यही चीज़ समझने की बात है, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो हम छोटा भी करें ना तो भी लंबा हो जाएगा, क्योंकि हम जो है इसके साथ बेईमानी नहीं कर सकते। डी लेयर जो है क्या होता है, डी लेयर इनर मोस्ट लेयर होता है 60 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक। ये लेमैन सीरीज ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रेडिएशन, जिसकी वेवलेंथ 1.216 नैनोमीटर होती है, आयनाइज्ड नाइट्रिक ऑक्साइड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। हाई सोलर एक्टिविटी जो होती है, जो एक्सरेज के द्वारा जनरेट की जाती है, वो आयनाइज्ड फॉर्म में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को यहाँ पे मेंटेन करती है। यहाँ पे जो रिकम्बिनेशन रेट है, आयन का रिकम्बिनेशन रेट, वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर ई लेयर 90 किलोमीटर से 150 किलोमीटर, और इसको हम जो है यहाँ पर सॉफ्ट एक्सरेज जो है वो आयनाइज्ड होती हैं। फार अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आयनाइज्ड फॉर्म में होती हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है मिलता है, ये ओजोन फॉर्मेशन में मदद करने के लिए। वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है स्ट्रेटोस्फीयर में होता है, आप उस वीडियो को देखिएगा, आई बटन में रहेगा। इसके बाद से जो ई होराइजन है, ई स्पोरेडिक होराइजन भी कहते हैं इसको, ES होराइजन भी कहते हैं। इसमें 50 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और उससे ज़्यादा के। ठीक है, ये रेडियो सिग्नल्स भेजने के काम आते हैं। ये जो रीजन्स हैं सारे, केनली एंड हेविसाइड ने जो है इन लेयर को खोजा, इसीलिए इसका नाम हेविसाइड लेयर भी है। दिस इज़ द पोर्शन ऑफ GK। पता नहीं कैसे GK लोग बना देते हैं ना, मैं बनाऊँ तो मज़ा ही आ जाए। हेविसाइड आप देख रहे होंगे, हेविसाइड लेयर, ये 1902 में इन्होंने खोजा था, अमेरिकन इंजीनियर थे इलेक्ट्रिकल। तो डी होराइजन एक्सरेज जो हायर सोलर रेडिएशन के लिए होता है उसके कारण होता है, वहाँ पे ट्रैपिंग होती है, रिकम्बिनेशन होता है। ई लेयर में सॉफ्ट एक्सरेज अल्ट्रावायलेट रेज के कारण जो है डिसोसिएशन होता है, रिकम्बिनेशन होता है आयंस का। और यहाँ पर 10 मेगाहर्ट्ज़ तक के लोअर फ्रिक्वेंसीज़ को हम रीड करते हैं। ई होराइजन में 50 मेगाहर्ट्ज़ और उससे ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी को भेजा जाता है। फिर जो है आपका ई स्पोरेडिक लेयर, ई में ही एक छोटा सा और होराइजन है, उसको स्पोरेडिक ई लेयर कहते हैं। स्पोरेडिक ई लेयर बहुत छोटा है, बहुत थिन है, और इसमें 225 मेगाहर्ट्ज़ के जो है रेडियो वेव्स को ट्रांसफ़र करने की क्षमता होती है। वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, VHF मतलब वेरी हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। ठीक है, एफ रीजन क्या है? एफ रीजन जो है एपिलॉन्ट बैरनेट लेयर इनको कहते हैं। ये 150 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। एफ रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डोमिनेट करते हैं। एक्सट्रीमली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 10 to 100 नैनोमीटर इसमें रहती हैं। इसमें एटॉमिक ऑक्सीजन मिलेगा। एफ लेयर जो है
वो दो हिस्सों में है। वन एफ लेयर F2 एट नाइट, ये रात में काम करती है। सेकेंडरी F1 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए, क्योंकि डे और लाइट का इम्पैक्ट होता है स्काई वेव्स प्रोपोगेशन को जब पढ़ेंगे रेडियो वेव्स में तो ये देखने को मिलता है। F1 F2 ये दोनों कलेक्टिवली रात के समय में F बना देते हैं। सनलाइट होने पर ये F1 और F2 डिसोसिएट हो जाते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी शॉर्ट वेव वेवलेंथ जो है इसमें डिफरेंशिएट होते हैं। अब इसके बाद से आपका एफ लेयर में जो उसकी प्रॉपर्टी, एफ लेयर को बेसिकली नासा इस्तेमाल करती है एरोसॉल ऑप्टिकल डेप्थ की एनालिसिस के लिए और प्लाज्मोस्फीयर के एनालिसिस के लिए। टॉप साइड ऑफ आयनोस्फीयर को देखने, माने कि इसको टॉप साइड ऑफ आयनोस्फीयर भी कहा जाता है प्लाज्मोस्फीयर को। एफ रीजन इलेक्ट्रोडायनेमिकली, माने एफ की बात कर रहे हैं तो मतलब F1 प्लस F2। एफ रीजन इलेक्ट्रोडायनेमिकली जो है एक ड्रिफ्ट जनरेट करता है ई के साथ, और जब एफ को हम इलेक्ट्रोडायनेमिकली बात करें तो F1 प्लस F2 इक्वल टू ई, इक्वल टू कैपिटल एफ, ठीक है। और ये जो है एक प्लाज्मा फाउंटेन का फॉर्मेशन करता है, एक प्लाज्मा बनाता है, बहुत थिन प्लाज्मा। व्हाट इज प्लाज्मा? Plasma is the fourth state of matter. You know that first state solid, second liquid, third gas, fourth state of matter is plasma. तो ये प्लाज्मा का फॉर्मेशन करता है। ये इन्फ्लुएंस होता है हमारे जियो कोरोनल से, हमारे मैग्नेटिज्म से अर्थ के। तो ये जब एक ड्रिफ्ट जनरेट करता है तो उस ड्रिफ्ट के दौरान एक लेयर बनती है, उसको हम जी लेयर कहते हैं। जी लेयर का जनरेशन यहीं से होता है। वो जो प्लाज्मा लेयर बनती है, एफ और जो F1 और F2 का जो ड्रिफ्ट मिलने पर ड्रिफ्ट बनता है। ड्रिफ्ट मतलब जब F1 और F2 मिलेगा दोनों लेयर तो F बनाएगा। F लेयर क्या करेगा, जब अपने आयंस के होराइजन को चेंज करते हैं, मतलब मूव करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक ड्रिफ्ट जनरेट होता है। और ये ड्रिफ्ट एक स्पार्कल के रूप में, जैसे आपने पॉजिटिव नेगेटिव तार को लेकर अगर आप स्पार्क कराएंगे तो एक चिंगारी निकलती है, उसी तरह ये चिंगारी जो निकलती है वो प्लाज्मा निकलता है। यही प्लाज्मा जो होता है यही आपका जी होराइजन बनाता है, जी लेयर बनाता है, ठीक है। इसको प्लाज्मो, इसीलिए इसको जो है प्लाज्मो आपका स्फीयर क्रिएट होने लगता है जो ऊपर लिखा हुआ है आपका। फिर ये देखने को कब मिलेगा? प्री नून में जी लेयर दिखता है। प्री नून मतलब 12 बजे से ठीक 3 सेकंड, 12 बजे से 1 मिनट के, 12 बजने में 1 मिनट बाकी रहे तब उसके बीच में ये प्री नून कहलाता है। इसमें आप प्लाज्मा लेयर देख सकते हैं। और उस समय मैक्सिमम जी लेयर फॉर्मेशन होता है, जी लेयर बहुत बड़ा हो जाता है उस समय। फिर थर्मोस्फीयर आयनोस्फीयर के ठीक ऊपर। आयनोस्फीयर तो क्या एग्जिस्ट ही नहीं, माने एक डिफाइंड लेयर नहीं है। आयनोस्फीयर एक डिफाइंड लेयर नहीं, मैंने बताया था। वो एक्चुअली में आयनोस्फीयर ऐसे है, ये आपका मीजोस्फीयर है, ये थर्मोस्फीयर है, ठीक है। अब इसके बीच में जहाँ जहाँ आयन डेंसिटी ज़्यादा होगी, जहाँ भी आयन डेंसिटी ज़्यादा होगी ऐसे, तो ये आपका आयनोस्फीयर में आएगा, ये आयनोस्फीयर आएगा, ठीक है। और इस आयनोस्फीयर का इस्तेमाल टोटली कलेक्टिवली साइंटिस्ट करते हैं रेडियो सिग्नल को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने के लिए। इसके लिए वो तरह तरह के लेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, एफ लेयर, ई लेयर, जी लेयर, डी लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। फिर अब मीजोस्फीयर की पर थर्मोस्फीयर की बात करें, 85 to 600 किलोमीटर। थर्मोस्फीयर पूरे वायुमंडल में सबसे गर्म स्फीयर होता है। 1200 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होगा। डेंस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आयन, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी रहता है। वो जो बायोजियो केमिकल साइकिल में कहते हैं ना कि नाइट्रोजन का रिजर्वायर, कार्बन का रिजर्वायर, सल्फर का रिजर्वायर,
ये सब रिजर्वायर जो टर्म इस्तेमाल हो रहा है ये इसी लेयर में पाया जाता है सारा। यहाँ से धीरे धीरे परकुलेट होता है। देखिए जैसे जैसे अर्थ की रोटेशन स्लो होगी, हमारा पहले ऊपरी कवच ढहेगा, मतलब ये जो आयंस है ना ये डिसअपियर होने शुरू हो जाएंगे। और ये आयंस के डिसअपियर होने से सन से आने वाले बहुत सारे रेडिएशन जिसको ये एब्जॉर्ब कर देते हैं अपने डिसोसिएशन में या ब्रेकडाउन में, वो नहीं करेंगे और सीधा वो अर्थ की तरफ मूव करेगा, सरफेस की तरफ। तो एक तरह का ये प्रोटेक्टिव शील्ड भी है, बहुत ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस है। एटमॉस्फेयर का तो हर जगह महत्व है, बिना इसके जीवन ही नहीं है। जिस प्लैनेट पे भी वायुमंडल नहीं है उसमें जीवन नहीं है, जिस भी प्लैनेट में। अब थर्मोस्फीयर के ठीक ऊपर जहाँ पर थर्मोस्फीयर का कंपोजिशन कांस्टेंट होने लगे उसको हम कहते हैं थर्मोपॉज। अब आइए एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जोस्फीयर टर्म है, ये कोई लेयर नहीं है। एग्जोस्फीयर कलेक्टिवली दो लेयरों का एक समूह है। थर्मोस्फीयर के ठीक ऊपर चलेंगे थर्मोपॉज, थर्मोपॉज के ठीक ऊपर मैग्नेटोस्फीयर। मैग्नेटोस्फीयर जो है वो आपका कंप्राइज करता है वैन एलियन रेडिएशन बेल्ट को, जोन को, और सेपरेट बाई मैग्नेटोपॉज होता है। ये 600 से 10,000 किलोमीटर तक होता है। उसके बाद से शुरू हो जाता है सेलेस्टियल स्फीयर, जो कि कोरोनल स्फीयर ऑफ सन तक होता है। मैग्नेटोस्फीयर और सेलेस्टियल स्फीयर को जो लाइन अलग करती है वो है मैग्नेटोपॉज। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं ये मैग्नेटोपॉज आउटर, इसके बाद से शुरू हो जाएगा सेलेस्टियल स्फीयर। ये जो मैग्नेटोपॉज लाइन है इसके आगे से पूरा सेलेस्टियल स्फीयर होता है। कहाँ तक होगा? कोरोनल स्फीयर तक होगा। सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें तो सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेयर तो इतना है कि ये 5 पॉइंट कम है, पर जो 5 महत्वपूर्ण पॉइंट है फॉर द इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, उसको मैंने यहाँ पर रखा है। इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स ऑफ टू द ऑर्गेनिज्म, इट प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड अदर गैसेज टू द ऑर्गेनिज्म विच रिक्वायर्ड फॉर देयर सर्वाइवल। भाई ऑक्सीजन ही हमारे लिए सर्वाइवलिटी का ज़रूरी नहीं है ना, हमको नाइट्रोजन भी चाहिए। खाद वाद कहाँ से आएगा? नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, सल्फर चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए कंपोनेंट में। कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी होना चाहिए, मीथेन भी होना चाहिए। इस धरती पर रहने के लिए बहुत सारे गैसेस की ज़रूरत पड़ती है ह्यूमन बीइंग को, इक्विलिब्रियम में चाहिए। ये नहीं कि खूब सारा मीथेन दे दें। फिर ये हमको प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, इंफ्रारेड रेडिएशन से, और जो है सोलर प्रोमिनेंस से हमको जो है बचाता है। प्रोटेक्टिव शील्ड है भाई पूरा हमारा वायुमंडल। इट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूटेंट। ट्रोपोस्फियर में सबसे ज़्यादा टर्बुलेंस है, इसीलिए यहाँ पे एयर पोल्यूटेंट डिस्पर्स हो जाता है। अब अगर यही टर्बुलेंस यहाँ कम हो जाए ना तो सांस लेना दिक्कत हो जाएगा। टर्बुलेंस कम हो जाएगा हवा का। गर्मी में देखिए हीट स्ट्रोक बढ़ता है जब, वो इसीलिए होता है कि एटमॉस्फेयर धीरे धीरे टेम्परेचर के बढ़ने से स्टेबल होने लगता है। ग्लोबल वार्मिंग में ये भी देखने को मिलेगा, 56 डिग्री से प्लस होने पर हमारे शरीर के जो डाइजेस्टिव एंजाइम में काम करना बंद कर देंगे। तो ये बंद कर देंगे तो दिक्कत ही दिक्कत खड़ी है, खाने में नहीं पचेगा। फिर जो है इट रेगुलेट द टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये तो बहुत अच्छा है। ये जो 5 पॉइंट लिखा हूँ इसी 5 पॉइंट में बहुत चीज़ें हैं। ये जो टेम्परेचर, प्रेशर, पेड़ को खड़ा रहने के लिए पानी की नमी, वायुमंडल में नमी, ये सब चीज़ की ज़रूरत हमको पड़ती है। तो ये कहाँ से मिलता है हमको? हमारे एटमॉस्फेयर में ही तो है। तो एटमॉस्फेयर हमारे लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब जो बच्चे इसका नोट्स बना रहे हैं उनके लिए कुछ मैं जानकारी की बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आता है
इन्वायरमेंट को डिफाइन करने का एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट। तो आपके पास इतना डिफाइन करने का समय भी तो नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, मैं नोट्स बनाने का सिंपल तरीका बता रहा हूँ। पहले तो वो आपने चार्ट बना देना है, तो जिससे आपके माइंड में वो क्लियर हो जाएगा कि हमको कितना मैटर रखना है। फिर एटमॉस्फेयर के बारे में आपको लेयर्स बताने हैं, लेयर की हाइट बतानी है, लेयर के बारे में 2-3 लाइन पॉइंट, एक एक लाइन लिखकर आगे बढ़ना है। सेलेक्टेड लाइंस लिखिएगा। ये नोट्स तो टॉपर भी पढ़ रहा होगा, ये नोट्स कमज़ोर स्टूडेंट भी पढ़ रहा होगा, पर टॉपर इसमें से वो छांट लेगा जो आम आदमी को नहीं दिख रहा है। तो सेलेक्टेड पॉइंट्स रखिएगा, क्योंकि जब आप इन्वायरमेंट को डिफाइन कर रहे होंगे अपने कॉपी में लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको डिफाइन करना होगा। जैसे इन्वायरमेंट आया एबायोटिक बायोटिक कंपोनेंट का, तो आपने माइक्रो बताया, फिर फिजिकल और बायोलॉजिकल और एनर्जी कंपोनेंट बताया, फिर एटमॉस्फेयर थोड़ा सा बताएंगे। यहाँ पर आप सिर्फ डिफाइन भी कर सकते हैं एटमॉस्फेयर को, तो चलेगा, ठीक है। फिर हाइड्रोस्फीयर डिफाइन कर दीजिए, फिर लिथोस्फीयर डिफाइन कर दीजिए। जो मैं क्या डिफाइन करेंगे आप एटमॉस्फेयर में, ये चीज़, इस चीज़ को आप डिफाइन कर देंगे, ठीक है, तो भी चलेगा। और 3-4 लेयर बता के आगे बढ़ गए। फिर हाइड्रोस्फीयर, फिर इसी तरह लिथोस्फीयर को भी आप डिफाइन करके छोड़ सकते हैं। अगर एटमॉस्फेयर को आएगा डिफाइन करना, तब आपको ये सारा कहानी सुनाना पड़ेगा। अगर कहता है इन्वायरमेंट के साथ आपको एक कंपोनेंट आपको डिफाइन करिए, तो आप ये कहानी एक तो पूरा बताना पड़ेगा। तो उसमें क्या कहानी बताएंगे आप, स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं बताएंगे, ये मैंने आपकी जानकारी के लिए ऐड किया है। ये पॉइंट जो स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर है, ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ऐड किया है। इसका एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, पर एटमॉस्फेयर को पढ़ने के दौरान हमको इसको जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हम यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। आप एटमॉस्फेयर, जर्नल एटमॉस्फेयर और कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, क्लासिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, सिग्निफिकेंस बताएंगे। आपको ये तब बताएंगे जब अलग से ये पूछा जाता है, लैप्स रेट, ठीक है। हम यहाँ पे इसलिए बता दिए क्योंकि एटमॉस्फेयर बिना स्टेबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेयर को पढ़े आप नहीं समझ सकते, ठीक। कोई क्यूरी होगी, मेरा फ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। इसका 2 वीडियो आएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, आई बटन में उसको देख लीजिएगा। ओजोन का भी मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा ज़रूर। हैव अ नाइस डे। कल जो है लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर पे चर्चा होगी।